आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी है, फ्री की टिप्स मिल रही है। पर पॉइंट एक ही, जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 57 पर हम बैंक निफ्टी के नेक्स्ट स्टॉक कैनरा बैंक पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करते हैं। यहां पर बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ना ही फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाती है। प्योर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि हम आज की जो करंट स्टेट है किसी भी स्टॉक की उस पर फोकस कर पाएं। तो अगर आपको बाय या सेल या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के एनालिसिस को देखकर ही करें। एनीवेज, तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। हम सीधा चलते हैं कैनरा बैंक पर। वैसे तो मतलब कुछ खास बैंक नहीं है, मतलब ठीक है, बैंक तो है ही है, बट क्या ये इतना अच्छा बैंक है या नहीं है उसके लिए एक बारी, मतलब जब तक हमारा चार्ट खुलता है, हम वीकली चार्ट पे सीधा जाएंगे, जब तक हमारे पास चार्ट खुलता है तब तक हम एक बारी गूगल पे देख लेते हैं कि कैनरा बैंक करता क्या है। तो यहाँ पर मैंने कैनरा बैंक डिटेल्स या फिर कैनरा बैंक कंपनी डिटेल्स डाल देते हैं, जस्ट टू सी कि बैंक इतना बड़ा है भी कि नहीं है। मतलब नॉर्मल, मुझे तो नॉर्मल से ही लगता है, बट ठीक है। इट सेज कि कैनरा बैंक इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग, नॉट लार्जेस्ट बट लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। हेडक्वार्टर इसके बैंगलोर में है और 1906 में ये बना था, जिसमें कॉरपोरेट, रिटेल और एग्रीकल्चर बैंकिंग या फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बट एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये वाली लाइन आप देख पाओगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड मेजॉरिटी स्टेक 69%, नॉट 69, 62.93% का इसमें स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मतलब कहीं ना कहीं एक सिक्योर्ड बैंक तो ज़रूर है इसका। ऑल राइट, सो टोटल बिजनेस कुछ खास तो नहीं है, 26.78 लाख करोड़ नॉर्मल है, और बाकी मतलब ठीक है, इट्स ओकेश बैंक बट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी, जहां पर 62.93% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो कहीं ना कहीं एक सेफ बेट है। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि क्या ये नॉमिनल से फैक्ट्स जो हैं वो क्या हमारे पास ग्राफ जो हम खोल रहे हैं, यहाँ खुला हुआ है हमारे पास, उस ग्राफ पर भी वो वैसे की वैसे ही फैक्ट्स को ग्राफ पे कैंडल्स लेके आ पा रही हैं, या फिर हमारे पास बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। तो यहाँ पर मैंने कैनरा बैंक का जो वीकली चार्ट है उसको खोल लिया है, और चार्ट को हम जैसे हमेशा हर वीडियो में बहुत ही सिंपल रखते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन जो होता है उसी पर हम फोकस करते हैं। कोई भी इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, RSI, फिबोनाची, वॉल्यूम, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेथ क्रॉस, प्लैनेटम का ना बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इंडिकेटर्स सिर्फ इंडिकेट करते हैं, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द प्राइस एक्शन, एंड ऑल्सो हर किसी के इंडिकेटर अपने खुद के फेवरेट होते हैं और उसको एनालाइज करने का भी डिफरेंट ढंग होता है। बट प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन है वही हमारे पास एक्चुअल मोमेंटम को शो करता है कि क्या ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है या पर्टिकुलर हमारे पास जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा, वो प्राइस एक्शन या फिर कैंडल्स ही डिटरमाइन करती हैं। इंडिकेटर का रोल उसके बाद आता है, इसलिए हम सिंपल अपना प्राइस एक्शन वाला टेक्निकल एनालिसिस ही करेंगे। और एक और बात बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स और चार्ट्स या फिर कोई और भी चीज़ आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग लग रही है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ से आप सब कुछ चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। दो वो थोड़ा सा स्कैटर्ड है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पर फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट लिंक डाल दिया है, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और क्वेरीज शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू जो हमारे पास स्टॉक है, तो यहाँ पर मैंने कैनरा बैंक का वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है। लास्ट जो हमारे पास वीकली मतलब जो अभी हमारे पास ये
फ्राइडे को जो सेशन ख़त्म हुआ था, मतलब पूरा का पूरा वीक का सेशन ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पे हमारे पास एक नॉमिनल सी एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 126.61 और हमारे पास क्लोजिंग हुई 128.78। इसने हमें ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे 1.25% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर वो रिटर्न कुछ खास रेलिवेंट, मतलब ठीक है, कईयों के लिए वो रेलिवेंस रखता होगा, बट ऑन द वीकली चार्ट 1.25% इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो इसका कुछ खास रेलिवेंस नहीं दिख रहा। बट हाँ, एक जो हमारे पास रेलिवेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप लोअर फ्लिक्स देखो। अगर आप, ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया की, इसमें जितनी भी कैंडल्स जो लोअर फ्लिक बना रही हैं ऑलमोस्ट 128 या 125 के लेवल के नीचे, अगर सिर्फ हम उन पर फोकस करें तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है। पहले तो मैं ये आपको फोकस एरिया याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास 124 125 का जो जोन है, उसी जोन से ये सारी की सारी जो कैंडल्स थी हमारे पास इस पर्टिकुलर जोन में, जिनका एक लोअर फ्लिक इस लेवल से नीचे बना था, जैसे कि हमारे पास 30 मार्च 2026 वाला वीक, 18 मई 2026, फिर 1 जून 2026, फिर 29 जून 2026 और अभी हमारे पास 6 जुलाई 2026 वाली जितनी भी वीकली कैंडल्स बनी हैं, इन सब का लोअर फ्लिक हमारे पास इस पर्टिकुलर जोन से ही बना है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रही है। क्यों? अगर हम पीछे भी जाएं, ठीक है, अगर हम, ठीक है, अब हम ये वाला जो जोन है उसको अगर हम नहीं भी देखें, मैं मार्क कर देता हूँ तो दोबारा आप सबके लिए, अगर हम ये रेड वाला जोन साइड लाइन भी कर दें तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ऑलमोस्ट हमारे पास 29 सितंबर 2025 को वीकली चार्ट पर कैनरा बैंक ने इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ा। फिर 3 हफ्ते, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते यहाँ पर बहुत ही छोटी सी रेंज में एक साइडवेज मोमेंटम बनाया या फिर कंसोलिडेशन की, और उसके बाद हमारे पास 27 अक्टूबर 2025 वाले वीक में, एक ही वीक में इसने 8.98% का हमारे पास रिटर्न दिया। और वहाँ से आप देख पाओगे कि ये स्टॉक काफ़ी भागा, राइट। ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 124 से 156 की रेंज में भागा, विच इज़ अ मैसिव रिटर्न। अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो 156 माइनस 124 डिवाइड बाई 124, इट मीन्स ऑलमोस्ट ये हमारे पास आप बोल सकते हो, अगर हम यहाँ से लें अक्टूबर 2025 से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास जनवरी 2026, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने में इसने हमें एक 25% का वीकली चार्ट पर रिटर्न दिया है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट एंड अ वेरी गुड रिटर्न, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये जो 124 वाला लेवल है या फिर 125 वाला लेवल या फिर 123, जो भी आपको सही लगे, आप देख सकते हो कि 123 से 125 के बीच में ये रेंज जो है ये हमारे पास फ्लोट कर रही है। वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक अच्छी एक अच्छी सपोर्ट बनकर उभरा है, जो कि अच्छी बात है, राइट। अब मैं ये रेड वाला जो जोन है इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूंगा, और ये जो लाइन हमने 25% वाली थी उसको भी डिलीट कर दिया, जस्ट टू हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑफ द ग्राफ। एक आपको और बात देखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमारे पास इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए जो ऊपर वाला जोन है, जो कि रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए चार्ट में दिख रहा है, हम ऑलमोस्ट दिसंबर 2024 से लेके जुलाई 2026 तक के ही चार्ट की अभी बात करें। अभी हम ग्राफ को और छोटा करेंगे और देखेंगे कि क्या उसकी रेलिवेंस, जो भी हम लाइंस, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन जो मार्क कर रहे हैं, वो उसकी रेलिवेंस हमारे पास कितनी ज़्यादा है, उस पर मतलब उसको हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 142 143 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। वो इसलिए रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है क्योंकि आप देखोगे कि जब इस स्टॉक में हमारे पास अक्टूबर नवंबर के आसपास एक तेजी आई थी, उसके बाद ये स्टॉक जनवरी और मार्च के जो वीक है हमारे पास, एंड ऑफ जैन एंड स्टार्ट ऑफ मार्च के आसपास इस पर्टिकुलर रेंज में स्ट्रगल कर रहा था। इस पर्टिकुलर रेंज में स्ट्रगल करने के बाद हमारे पास 23 फरवरी 2026 वाले वीक के बाद हमारे पास 2 मार्च वीक,
और हमारे पास 9 मार्च वाले वीक में गैप डाउन आए, स्ट्रॉन्ग गैप डाउन आए और वहाँ से स्टॉक हमारे पास एकदम से नीचे फिसला और जितनी इसने तेज़ी अक्टूबर मंथ में दिखाई थी वो सारी की सारी तेज़ी ऑलमोस्ट 1 मंथ, मतलब कि 4 कैंडल्स ऑफ द वीक एंड 1 एक्स्ट्रा कैंडल ऑफ द वीक, सो 5 कैंडल्स वीकली चार्ट पर मतलब जो होती हैं वो इक्वलेंट टू होती है हमारे पास 1 मंथ 1 वीक, राइट। उस पूरे 1 मंथ 1 वीक में ये पूरा का पूरा स्टॉक जो है 25% ही रिट्रेस कर देता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से ये एंड हो जाता है। मतलब एनीवेज आप ये बोल सकते हो कि लॉर्ड के बुद्धू घर को आए, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया था 125 के आसपास, 156 पे या 160 पर गया और फिर 160 से वापस से ये हमारे पास 124 पर ही आ गया और उसके बाद इसने 124 वाला जो जोन था उस पर वापस से ट्राई किया। इसने 10.32% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया जो कि एक मैसिव रिटर्न था ऑन द वीकली चार्ट ऑफ 6 अप्रैल 2026। पर उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनी। उस 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद इसने 143 वाले लेवल पर रेजिस्टेंस शो की और वहाँ से ये स्टॉक हमारे पास नीचे आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अगर मैं ये जो 3 कैंडल वाला जो स्ट्रक्चर मैंने सर्कल बनाया था उसको अगर हम साइड कर दें और ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जस्ट टू हैव बेटर क्लैरिटी, तो आप देख पाओगे कि 13 अप्रैल, 20 अप्रैल और 27 अप्रैल की जितनी भी अपर फ्लिक्स थी या अपर आप बोल सकते हो रेंजेस थी वो कहीं ना कहीं 143 या 144 वाले लेवल से ही रिट्रेस की और वहाँ से हमारे पास स्टॉक जो है नीचे आ गया। दो हमें अभी भी 124 वाले लेवल पे एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एनीवेज अब हम देखते हैं कि ये जो हमने लाइंस मार्क किए हैं क्या इनकी रेलिवेंस मतलब पीछे ग्राफ में कहीं हमें नज़र आ रही हैं। तो आप देख पाओगे कि रेजिस्टेंस तो है सॉरी मुझे लगा था रेजिस्टेंस नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये जो रेड वाली लाइन में इसको सपोर्ट को मैं ग्रीन कर देता हूँ और रेजिस्टेंस को ब्लू ही रहने देते हैं। तो जो आपकी सपोर्ट है राइट वो सपोर्ट हमारे पास 124 वाले लेवल पे एक हमें ऑलमोस्ट 2011 के वीक में दिख रही है और एक हमें अप्रैल 2024 के आसपास दिख रही है। पर आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि सिर्फ 2 बारी ऑलमोस्ट सिर्फ 2 बारी ही इस पर्टिकुलर जोन में एक सपोर्ट जोन का जो है काम किया है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये जो सपोर्ट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। शायद हो सकता है कि जो 111 110 वाला लेवल है वो ज़्यादा एक प्रेवलेंट सपोर्ट जोन बन सकता है क्योंकि उसकी रेलिवेंस फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको एक बात और देखनी पड़ेगी, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो जितनी बारी रीच होता है उतनी बारी उसकी रेलिवेंस हमारे पास बढ़ जाती है एंड उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस मैंने ग्राफ बड़ा कर दिया, जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमें आप देख पाओगे कि जो प्रीवियस हाई ऑलमोस्ट 160 का था उसको रीच करते ही 2010 में इसने स्टॉक ने इस पर्टिकुलर जोन को 160 वाले जोन को रीच किया था और उसी जोन से हमारे पास 2026 मतलब कि ऑलमोस्ट वो भाई साहब इसको 16 साल लग गए उस पर्टिकुलर रेंज तक पहुंचते स्ट्रेंज। एनीवेज 16 साल लग गए इसको इस पर्टिकुलर रेंज तक पहुंचते और उसी 16 साल के बाद इसी रेंज से ये वापस अब नीचे आ रहा है और कहीं ना कहीं अभी हमारे पास 143 और 160 का लेवल इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और हमारे पास 124 और 111 जो है या 110 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट जोन है। तो आपको इन लेवल्स को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और आपको आई गेस ये समझ आ रहा होगा कि हमें टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करना कैसे चाहिए, राइट। तो वीकली चार्ट तो हमने कवर कर लिया, अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि डेली चार्ट में हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिसेंट सी, यहाँ बोल सकता हूँ डिसेंट से थोड़ी सी बेटर एक ग्रीन कैंडल बनाई जिसकी ओपनिंग हुई हमारे पास 125.40, हाई गया 131.48, लो गया 125.31 और क्लोजिंग हुई 128.78 मतलब कि 3.98 यूनिट्स या फिर 3.19% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, राइट।
इसके अलावा इसकी क्लोजिंग आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो इसकी क्लोजिंग और जो इसका अपर फ्लिक है वो एक हमें बहुत ही अच्छी बात बता रहा है। वो अच्छी बात ये है कि जो इसकी क्लोजिंग हुई है 128.78, हम मान लेते हैं 129, तो जो 129 का जोन है वो भी हमारे पास डेली चार्ट पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस जोन का काम कर रही है। एंड हमारे पास राइट, तो डेली चार्ट पर ये कहीं ना कहीं 129 वाला भी एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। और इसका जो अपर फ्लिक है, अपर फ्लिक ऑलमोस्ट हमारे पास 131 जोन के आसपास है, तो अपर फ्लिक भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, अगर हमें दो जोन नहीं मार्क करने तो हम 129 और 131, बीच में क्या आया 1 ऑलमोस्ट 30, तो 130 का जो जोन है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर चार्ट की ऑन द डेली टाइम फ्रेम, राइट। और इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारे पास 130 का लेवल है ये हमारे पास एक गैप अप और एक गैप डाउन का जो लेवल है, नहीं सॉरी, एक गैप मतलब दो गैप अप, राइट। एक गैप अप हमारे पास 8 अप्रैल 2026 में मैंने देखा और एक गैप अप हमारे पास यहाँ पर 25 मई 2026 वाले वीक में हुआ। तो इस गैप अप, राइट, इस गैप अप से पहले की जो रेंज थी जो कि 8 अप्रैल से पहले, मतलब 8 अप्रैल 2026 से पहले, और हमारे पास गैप अप के बाद की जो रेंज थी जो कि 25 मई 2026 को थी, वो हमारे पास 130.74 या 130 की जो रेंज है उसके आसपास कोइंसाइड करता है। एक और बात, अगर हम इसी ग्राफ को थोड़ा सा पीछे जाएं वापस से अप्रैल वाले मंथ में या फिर मार्च वाले मंथ में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर जोन में एक फॉल्स सिग्नल मिला था। फॉल्स सिग्नल कैसे कि स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ने इस पर्टिकुलर रेंज को 30 अप्रैल 2026 वाले डे में इसको तोड़ा और फिर विद इन अ फ्यू डेज ही इसने हमारे पास 8 अप्रैल को इसको ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ से स्टॉक ऊपर भागा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का भी काम किया इसने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जो कि था ऑलमोस्ट 123 124। पर फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास 28 अप्रैल 2026 के आसपास एक गैप डाउन हुआ, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर इसने ट्राई किया ऊपर जाने का और फाइनली इसने ये वाला जो लेवल था 130 वाला लेवल उसको तोड़ा। उसके बाद फिर से हमारे पास 124 123 वाला जो लेवल था वहाँ पे सपोर्ट ली, वहाँ से काफ़ी देर तक ऊपर नीचे करता रहा और फिर हमारे पास इसने 8 जुलाई 2026 वाले वीक में, सॉरी मैं लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, मतलब एज इन कर्सर मूव कर रहा है, पर 8 जुलाई 2026 में इसने इसी रेंज को तोड़ने की कोशिश की। बट द वेरी नेक्स्ट डे 9 जुलाई को इसने इसी रेंज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये 124 वाला लेवल इसने वापस रिट्रेस कर लिया और फिर तो अगले दिन का मतलब जो 10 जुलाई की कैंडल थी वो तो हमें दिख ही रही है कि उसने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आपको ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ऑन द डेली चार्ट 124 वाला लेवल भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमने वीकली चार्ट पर देखा था कि ठीक है वीकली चार्ट पर वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बना रहा था, वो एक अच्छे तरह से सपोर्ट दे रहा था पर्टिकुलर स्टॉक को। बट जब हमने वीकली चार्ट को बहुत ही ज़्यादा छोटा किया तब हमें पता लगा कि नहीं उतनी ज़्यादा रेलिवेंट सपोर्ट नहीं है। बट फिर भी ऑन द डेली चार्ट अभी के लिए अप्रैल से लेके जुलाई तक के महीने में आपको ये पर्टिकुलर जोन 124 का जोन जो है वो एक अच्छी सपोर्ट दे रहा है। अब यहाँ से क्या ग्राफ नीचे जाता है, क्या ग्राफ ऊपर जाता है, या फिर जैसे ये काफ़ी दिनों से हमारे पास एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, उसी तरह चलता रहता है। अब वो तो हमें टाइम ही बताएगा। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली डेली चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस, एज वेल एज हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि स्टॉक करता क्या है या कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है या कंपनी की फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और वैसे जैसे मैं प्रीवियसली भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस स्टडी पर्पस के लिए करते हैं, आप अपनी खुद की भी स्टडी किया करो। और इसके अलावा जो भी क्वेरीज, क्वेश्चंस या कुछ भी डाउट्स हैं आप ज़रूर आइदर कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे से टेलीग्राम पे लिंक करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मिलकर देखेंगे कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय एंड सी।